करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। चैप्टर नंबर 8 करने में सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर में कुछ आना चाहिए तो आपको कर्व पहचानना आना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ब्लंडर यही है कि अगर आपको कर्व पहचानने आते हैं तो ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको कर्व पहचानने नहीं आते कि ये कैसा है तो ये 0 मार्क्स है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो सारा प्रोसेस आपका कर्व पहचानने के ऊपर है। ठीक जा रही हूँ। अब ये जो कर्व आपको पहचानना है ये सारा वही है जो 11th में कर्व्स किए हमने। लाइक 11th का स्ट्रेट लाइंस है, 11th का पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला तो नहीं है, चलो एलिप्स है। तो जो 11th की इक्वेशंस थी उन्हीं को एक बार गो थ्रू कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ एक तरीके से मैं फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ कि कितने तरीके के कर्व्स होते हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। पहले आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ लाइन के बारे में। लाइन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कैसी होती है? लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मुझे इस तरीके की लाइन की इक्वेशन होती है, मैंने बचपन से सीखा है, मतलब टेबल बना के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है। अगर लाइन की इक्वेशन हो तो किस तरीके से करते हैं, ठीक जा रही हूँ। अब इसी में इफ यू रिमेंबर दैट, मुझे मालूम हो अगर मेरी लाइन y इज इक्वल टू mx है, ये लाइन कैसी होती है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो लाइन है ये कैसी होती है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं बच्चा, वो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी कि कभी भी इस तरीके की लाइन है तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। दैट टाइप ऑफ लाइन जो है विल बी नोन एज y इज इक्वल टू mx। अब ये m अगर पॉजिटिव है तो लाइन इस तरीके से आती है, अगर m जो है वो नेगेटिव है तो लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। सही जा रही हूँ। y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू -7/3x। कभी भी आपको इस तरीके का कंटेंट हो, y इज इक्वल टू mx जैसी लाइन हो तो वो लाइन हमेशा पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। अगर m पॉजिटिव है तो वो लाइन इस तरीके की होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो लाइन इस तरीके की होती है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ जी, सही जा रही हूँ बिल्कुल। y इज इक्वल टू mx की लाइन दूसरी इसके अंदर होती है हमारी, जो मुझे ध्यान रखनी है। अगर आपकी कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन हो, अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन हो, आप ट्राई करो आप उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लो। मैंने बोला अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं पर भी लाइन हो, यू कैन ट्राई इट कि आप उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो। एक्चुअली जो x के नीचे होगा वो x का इंटरसेप्ट होता है और जो y के नीचे होता है वो y का इंटरसेप्ट होता है और वो लाइन सीधे सीधे ड्रॉ हो जाती है a,0 0,b। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मुझे इसे ड्रॉ करना है तो मैं टेबल से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, इसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, मुझे इक्वल टू में 1 चाहिए था, 12 से डिवाइड कर दिया। यानी कि जो लाइन है ये क्या ड्रॉ होगी? x पर होगी 4,0 और y पे होगी 0,3। तो वही है, जैसे मैंने बोला आप इसका टेबल बना के करोगे तब भी यही लाइन ड्रॉ होगी, आप उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में करोगे तब भी लाइन वही होगी। ये एक वे है कि आपको क्या इजी लगता है। मुझे लगता है टेबल वाला थोड़ा सा बड़ा लग जाता है, टेबल बनाओ एंड ऑल दैट। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो लाइन बेसिकली मुझे या तो कैसी दी जाएगी, या मुझे दी जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो टेबल बना लो। और सबसे इजी, सबसे मेनली जो मुझे पहचानना है वो ये लाइन पहचाननी है, y इज इक्वल टू mx जैसी जब भी कोई लाइन है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक जा रही हूँ। लाइन के बारे में अभी मुझे इतना ही लाइन याद आ रहा है, बाय चांस अगर कुछ ऐड ऑन करना होगा तो मैं बता दूंगी, अभी तो मुझे लग रहा है शायद यही होता है। इसके बाद बात आती है सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच कॉमा के इज नोन एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये मेरा सेंटर है और आर मेरा क्या है? रेडियस। सही जा रही हूँ। अब एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं कि हमें वो वाले केसेस ही नहीं है जिनका सेंटर ओरिजिन ना हो, तो अब पता नहीं कि क्या आना है क्या नहीं आना, हम सेफर साइड कर लेते हैं। अगर उसका सेंटर ओरिजिन हो तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है?
ठीक है, वैसे मैं आपको एक और क्राइटेरिया बता दूं, अगर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होते हैं, क्या कहा मैंने, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स अगर सेम होते हैं तो वो फिगर जो है वो हमेशा सर्कल ही होती है। अगर कहीं पर भी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सपोज, वैसे आने के चांसेस कम है लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, समथिंग मुझे ये इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सेम, तो एक्चुअली में ये जो फिगर है ये किसकी है, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन मुझे दे रखी है ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें से यूनिटी बना के हम एक्स की टर्म्स को कलेक्ट करके लाइक इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं और फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है। मैं कन्वर्ट करना भी सिखा देती हूँ कि मैंने 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 0 इधर डिवाइड कर दिया तो समथिंग हो गया, x की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट किया, y की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट किया, इट्स अ -4। ठीक जा रहे हो? मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है, माइनस कर लेते हैं क्योंकि इससे पॉसिबल नहीं बनेगी। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, लाइक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का तरीका याद है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या किया, x का कोफिशिएंट कौन है, 2x, 2 का हाफ किया, 1 का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स। सिमिलरली फॉर दिस, y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर करूंगी तो प्लस ही आता है मेरा बच्चा, ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो दैट मीन्स ये मेरा कैसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, -1,1, रेडियस क्या है, √6। ठीक जा रही हो? क्यों बीच में माइनस होता है ना बच्चा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको सर्कल की इक्वेशन ट्विस्टेड फॉर्म में दी जाए। अब मैंने बोला आना 1-2 मार्कर का क्वेश्चन है, सीधी सीधी सर्कल की इक्वेशन आ सकती है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि सीधी ही आनी चाहिए, लेकिन 1 मार्कर और 2 मार्कर की बात अगर मैं करूं तो वहां ट्विस्ट कर सकते हैं चीज को। इसीलिए मैंने बोला अगर वो सेम कोफिशिएंट है, हो सकता है आपकी जो सर्कल की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो आपको पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़े और फिर बनाने के बाद उसको क्या करना पड़े, ड्रॉ करके एरिया बनाना पड़े। अब देखो उसने बोला 1 कर्व आ रहा है, ठीक है, अब ये अकेला 1 कर्व है ना, अकेले 1 कर्व में तो जैसा मर्जी क्वेश्चन दे, ठीक जा रही हूँ। अब है तो ये 1 कर्व ही ना, एक ही कर्व की बात है। मैंने बोला 2 कर्व नहीं आ सकते कॉम्प्लिकेशंस के साथ, 2 कर्व के ट्रांसलेटेड नहीं आ सकते, 1 कर्व में ट्रांसलेटेड दे दे, ठीक है। ये मैंने इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टीचर से मैंने ना बात करी और मैं एक बहुत बड़े मतलब कंक्लूजन पे यही आई हूँ कि हमें 1 कर्व को अच्छे से कर लेना चाहिए। कई टीचर्स ने क्या किया है, 1 कर्व में ट्रांसलेटेड नहीं कराया, लेकिन मैंने बोला 1 कर्व तो ट्रांसलेटेड आ सकता है ना, 2 कर्व का ट्रांसलेटेड कटा है या 2 कर्व कटा है, तो 1 कर्व है तो आपको इस तरीके का सर्कल भी आ सकता है कि सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बना हो, आपको पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हो और फिर उसका एरिया निकालना हो। सिंगल कर्व ही क्वेश्चन हो गया, ये आ सकता है। 1-2 मार्कर ट्विस्टेड हो सकते हैं। मैं फिर बता दूं 80% पेपर एनसीईआरटी पैटर्न होता है, 20% पेपर ट्विस्टेड होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, XYZ वो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगता है मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब क्लियर है कि अगर मेरा सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं, स्टेप्स को यहाँ लिख भी देती हूँ अगर आपको नोट करना हो। हाँ जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर आप स्टेप्स लिखना चाहें जो मैंने यहाँ पर करे हैं तो आप लिख सकते हैं। पहला होता है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हैं उन कोफिशिएंट्स को मुझे यूनिटी बनाना है, यूनिटी इन द सेंस मुझे उन्हें 1 बनाना है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। सेकेंड स्टेप होता है मुझे लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है, लाइक टर्म इन द सेंस एक्स की टर्म्स एक तरफ और वाई की टर्म्स एक तरफ। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का तरीका होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसके हाफ का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ऐसा सेम वाई में भी करते हैं,
सही जा रही हूँ। जैसे x के अंदर किया है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स, सेम y में भी करते हैं, y के कोफिशिएंट का हाफ एडिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन के किस में बन जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ट्रांसलेटेड वाला है। हाँ जी बच्चा, ये मतलब एक्चुअली ट्रांसलेटेड वो होते हैं वो वाली फिगर जिनका सेंटर नहीं होता, मतलब सेंटर जिनका ओरिजिन नहीं है, सेंटर से ओरिजिनेटेड नहीं होते, वो ट्रांसलेटेड में हम उन्हें कह देते हैं। ठीक जा रही हूँ, पक्का बताइए, सर्कल की कंडीशन क्लियर है, पक्का। लाइंस एंड सर्कल्स, कर्व पहचानने सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कर्व पहचाना तभी आपको AOI का समझ आएगा क्वेश्चन। सबसे पहला काम यही है कि मुझे क्वेश्चन देख के कर्व पहचानना आना चाहिए। क्या कहा मैंने, मुझे क्वेश्चन देख के सबसे पहले जो है वो कर्व पहचानना आना चाहिए। अगर मैंने AOI में कर्व पहचान लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब सर्कल के बाद मैं अगली फिगर पे जाऊंगी, दैट विल बी नोन एज अ पैराबोला। कौन सी आएंगे, पैराबोला। पैराबोला इफ यू रिमेंबर दैट हमने 4 तरह के पैराबोलास करे हुए हैं, 4 तरह के पैराबोलास, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सही जा रही हूं। अब राइट हैंडेड इस तरीके का पैराबोला होता है, लेफ्ट हैंडेड इस तरीके का पैराबोला होता है, अपवर्ड लाइक दिस एंड डाउनवर्ड लाइक दिस। इक्वेशन क्या होती है, राइट हैंडेड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। पैराबोला पहचानने का तरीका होता है कि x या फिर y स्क्वायर में सिर्फ एक ही स्क्वायर होता है एंड अदर कोफिशिएंट नहीं होता, मतलब अदर वेरिएबल स्क्वायर में नहीं होता, अदर वेरिएबल कह लो लीनियर है। क्वाड्रेटिक की मतलब पैराबोला की इक्वेशन कैसे पता चलती है, जब x या y में से एक पे स्क्वायर हो और एक पे ना हो। अगर दोनों पे स्क्वायर है और दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल होता है। अगर y पे स्क्वायर और x पे स्क्वायर नहीं है तो वो पैराबोला है। x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर नहीं है तो वो पैराबोला है। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है पैराबोला को पहचानने का। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। हाँ जी सही जा रही हूँ बिल्कुल। पैराबोला, पैराबोला, अब ये वो वाले पैराबोला है जिनका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। ये चारों पैराबोलास वो वाले पैराबोलास हैं जिनका जो वर्टेक्स है वो क्या है, ओरिजिन। आप देख रहे हो ना, सारे ओरिजिन से बनते हुए पैराबोलास हैं। ठीक है, तो अब अगर पैराबोला भी ट्रांसलेटेड हो जाए तो क्या होगा। अब मैं पैराबोलास भी ट्रांसलेटेड कराना चाहती हूँ। अब एनसीईआरटी ने ट्रांसलेटेड पैराबोलास और ट्रांसलेटेड सर्कल्स दोनों के बारे में बात करी है। मैं फिर बता दूं, एनसीईआरटी ने ट्रांसलेटेड पैराबोलास एंड ट्रांसलेटेड सर्कल्स दोनों के बारे में बात करी है, लेकिन वो जो बात है वो 2 वेरिएबल्स में करी है, 1 वेरिएबल्स में नहीं करी है। लेकिन हमारा इस साल तो 1 वेरिएबल में भी आ सकता है, तो मैं ट्रांसलेटेड पैराबोलास भी आपको कराना चाह रही हूँ। यानी कि जब पैराबोला का सेंटर ओरिजिन ना हो, जैसे ये सारे पैराबोलास का तो सेंटर ओरिजिन है और ये ओरिजिन से सिमेट्रिकल है, चांसेस इसी के हैं, लेकिन ट्रांसलेटेड पैराबोलास भी कर लेने चाहिए फॉर द सेफर साइड। ट्रांसलेटेड पैराबोलास, अब मैंने पैराबोलास को स्टैंडर्डली आपको पहचानना तो बता दिया है। एक पे स्क्वायर और दूसरा लीनियर हो, दैट मीन्स वो जो इक्वेशन है वो पैराबोलास की है। तो पैराबोलास को समझते हैं। अगर वो मेरा राइट हैंडेड पैराबोला है ट्रांसलेटेड में, तो दैट विल बी y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस एच। सिंपल है, आप देखेंगे कि x की जगह क्या हो गया, x माइनस एच, और y की जगह क्या हो गया, y माइनस के। अब इसमें वही होता है कि मेरे सर्कल का जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाता है, h कॉमा के। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा h कॉमा के समथिंग यहाँ है, तो ये यहाँ से सिमेट्रिकल होगा।
एच कॉमा के मूव करता रहेगा ना, अगर मेरा एच कॉमा के 1,2 है तो ये 1,2 से राइट हैंडेड बनाना है, सही जा रही हूँ। अगर मेरा वर्टेक्स जो है वो -1,3 है तो -1,3 से पैराबोला राइट हैंडेड बनाना है। वर्टेक्स 0 नहीं होते बच्चा, वर्टेक्स 0 होते हैं तो ये वाले पैराबोलाज है। हमने अभी तक 11th स्टैंडर्ड तक वर्टेक्स 0 वाला ही केस किया है, वो करा रही हूँ। अगर वर्टेक्स 0 ना हो तो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, मैं फिर कहूँ ट्रांसलेटेड पैराबोलाज का एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है, 2 कर्व में दिया लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है। अब एक एग्जाम्पल दे दिया दैट मीन्स कंसेप्ट करा दिया, सही जा रही हूँ बिल्कुल। एक एग्जाम्पल दे दिया मतलब कंसेप्ट करा दिया, तो मैं 1 कर्व में भी आपको बताना चाह रही हूँ। इसी में अगर मेरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, देखो इक्वेशन आप देखोगे तो सेम है, बस y के साथ कौन लग रहा है, k, जैसे इसमें था ना x माइनस एच और y माइनस के हो जाता था, तो सेम है, बिल्कुल सेम है। बस इतना फर्क है कि वो पैराबोला अगर उसका सेंटर अब ये है दैट इज h कॉमा के, अब इससे मुझे लेफ्ट हैंडेड बनाना है। अभी तक ये सिर्फ सेंटर से, ओरिजिन से बनते थे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड। अब मैंने बोला जो उसका वर्टेक्स होगा, जो चेंज हो जाएगा, उस वर्टेक्स से अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंडेड, डाउनवर्ड जो है हम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसी में कौन सा होगा, सिमिलरली अपवर्ड, अपवर्ड क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के। अब ये क्या होगा, अगर सपोज ये है मेरा h कॉमा के तो इससे अपवर्ड, ठीक जा रही है। अभी सिमेट्रिकल होता है, मेरा थोड़ा खराब बना है, वो सिमेट्रिकल ही होगा, ठीक है। डाउनवर्ड, ये मैंने बोला रेयर चांसेस हैं लेकिन मैं रेयर को भी कराना चाहूंगी, पेपर में बताएगी कि राइट हैंड है, पहचानना होगा, खुद से पहचानना है। x पे स्क्वायर है और y लीनियर है, माइनस साइन है तो डाउनवर्ड है, वो पहचानेंगे। क्यों, लाइन पढ़ी, सर्कल पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, एलिप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एलिप्स के लिए मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ने एलिप्स जो है वो सिर्फ ओरिजिन वाला ही कराया है, लाइक जिसका सेंटर ओरिजिन है। एनसीईआरटी ने एलिप्स के ट्रांसलेटेड का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, कहीं डिस्कशन नहीं है, लाइक ना एनसीईआरटी में है ना एग्जाम्पलर में है, तो इसलिए एलिप्स को मैं ट्रांसलेटेड ही नहीं करा रही हूँ क्योंकि उसका डिस्कशन नहीं किया है, एनसीईआरटी ने भी नहीं किया है, एग्जाम्पलर ने भी नहीं किया है। एनसीईआरटी ने सर्कल किया है, लाइक इस तरीके का सर्कल भी दिया है कि सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बनाने वाला कंसेप्ट भी दिया है, और सर्कल को ट्रांसलेटेड को भी डिस्कस किया है। एंड सिमिलरली मैंने बोला पैराबोला का भी एक एग्जांपल उसने डिस्कस कर लिया है ट्रांसलेटेड में, लेकिन एलिप्स में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी है, तो एलिप्स को हम सेंटर वाला केस ही सिर्फ करने जा रहे हैं, ठीक जा रही हूँ। कर्व पहचानने में कोई दिक्कत, लाइन क्या होती है, सर्कल्स की इक्वेशन क्या होती है, क्वेश्चन करेंगे अपने आप पहचान में आएगा। जैसे अभी तो मैंने बता दिया x पे स्क्वायर है और y पे स्क्वायर है, कोफिशिएंट सेम है, तो वो क्या है, सर्कल है। सॉरी सॉरी x पे स्क्वायर है, 1 पे स्क्वायर और अदर वेरिएबल कांस्टेंट है, तो वो कौन सा है, मेरा पैराबोला है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रही हूँ, किसके बारे में बात करने जा रही हूँ, एलिप्स के बारे में। एलिप्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो एलिप्स हमारे 2 तरह के होते हैं। एलिप्स के कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो एलिप्स जो है वो हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेरा एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक होता है मेरा एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज a,0 माइनस a,0। क्या चाहिए संभव जी, मैं देती हूँ 0, माइनस b, रुक जाओ मैं दे देती हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है मैम हमें पहचान में नहीं आता कि अलोंग एक्स एक्सिस है कि अलोंग वाई एक्सिस है, तो सिंपल है, अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो अलोंग एक्स एक्सिस है, y के नीचे बड़ी वैल्यू है तो अलोंग y एक्सिस है। बात समझ आ गई है, मैं सिंपल क्या कहना चाह रही हूँ, अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो वो अलोंग एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है, अगर y के नीचे बड़ी वैल्यू है तो वो अलोंग y एक्सिस वाला एलिप्स है। कौन से नीचे वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर के नीचे जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें जो बड़ा होगा उसके
वो वाला जो है अभी इलिप्स होगा, ठीक है। अब उसी के साथ x के नीचे वाले x एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं y के नीचे वाला y एक्सिस का। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, किसके नीचे बड़ी वैल्यू है? तो ये कौन सा वाला इलिप्स है? अलोंग x एक्सिस, यानी कि इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे क्या होंगे? 3,0 माइनस 3,0, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। ये क्या होगा? 0,2 एंड 0,-2। हाँ जी बच्चा, यहाँ पे रफ स्केच बनाने के नंबर मिलेंगे नहीं, ना बनाने पे कट जरूर जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर इसके नंबर बनाने पे बेशक ना दे टीचर, नहीं बनाओगे तो काट जरूर लेगा टीचर। हाँ जी, ये सब नोट डाउन कर लिया फटाफट। चलिए, अभी तक हमने क्या किया? कर्व्स को पहचानना सीखा। क्या कर्व्स को पहचानना सीखा? सबसे पहले लाइन कितने तरह की होती है, लाइन के बाद हमने बात करी सर्कल। सर्कल के भी मतलब सेंटर वाला, ट्रांसलेटेड वाला बना हुआ नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। फिर आए पैराबोलास के ऊपर। पैराबोलास कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। ट्रांसलेटेड पैराबोलास की इक्वेशंस क्या होती है, और उसके बाद हमने बात करी एलिप्स के बारे में। सही जा रही हूँ? अब एलिप्स के बाद भी छोटे मोटे कुछ टर्म्स होते हैं, इन्हें जान लेते हैं। लाइक अगर मेरा फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन हो, अगर मेरा फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन हो, मॉड्यूलस फंक्शन अब देख के पहचान में तो आता है ना कि ये जो होता है वो मॉड्यूलस फंक्शन होता है। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप्ड होता है। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप्ड होता है। अब ये कहाँ से वी शेप्ड होता है? जहां पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 होती है, उस पॉइंट से ये वी शेप्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 पे 0 हो रही है तो ये 0 से वी शेप्ड होगा। अगर मेरा कर्व है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2, या फिर मैं इसे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 लिखूं, तो ये वाली वैल्यू 0 कब होगी? तो ये 2 से x 0,2 से जो है ये वी शेप्ड होगा। सही जा रही है? बिल्कुल। एक्चुअली में कहने का मतलब ये ट्रांसलेटेड ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। मतलब ये ट्रांसलेटेड ही हो गया एक तरीके से कि यहाँ पर h की जगह कौन है? 2, k की जगह कौन है? 0। तो 2,0 से ये क्या बन गया? वी शेप्ड। बच्चा एच के क्या है? आपने देखा ना सर्कल की इक्वेशन में एच के क्या था? सेंटर, यानी कि जो ओरिजिन की जगह चेंज हो जाता है वो एच के होता है, ठीक है। तो मैंने यही बोला ना, अगर ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसमें आप देखो एच की जगह कौन है? 2, y की जगह कौन है? 0, तो ये 2,0 से वी शेप्ड हो जाएगा। सपोज अगर मेरा कर्व होता y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 माइनस 1, तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं? -1 इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? y प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3। तो ये कहाँ से वी शेप्ड बनेगा? मॉड्यूलस है, बनेगा वी शेप्ड ही। कहाँ से वी शेप्ड होगा? -3, -1। कहाँ होगा? -3, -1 समथिंग हेयर पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वी शेप्ड हो गया। बच्चा ये -1 था, इधर आके क्या हो गया? प्लस, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में माइनस चाहिए ना, ठीक जा रही हूँ। मॉड्यूलस कहीं पर भी कर्व है तो बनेगा वो वी शेप्ड ही। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो कहाँ से वी शेप्ड बनेगा, ठीक जा रही हूँ। ये अब देखो है सारे 1 कर्व, ये 1 कर्व को भी तो कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं ना। मैंने बोला अगर हमें सिर्फ 1 कर्व करना है तो 1 कर्व का सारा कॉम्प्लिकेशन कर लेते हैं कि 1 कर्व में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक जा रही हूँ पक्का। मॉड्यूलस फंक्शन कोई दिक्कत कैसे करेंगे? अब मॉड्यूलस के बाद बात आती है स्क्वायर रूट फंक्शन की। स्क्वायर रूट फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये क्या कर्व है? पैराबोला। कौन सा पैराबोला?
राइट हैंडेड पैराबोला, लेकिन रूट है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि नीचे जो है वो इमेजिनरी आ जाएगा। अगर नेगेटिव में नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, कहीं पर भी आपका रूट हो तो आप उसे स्क्वायरिंग कर दो पहले, और स्क्वायरिंग करके उसका ओरिजिनल कर्व पता कर लो क्या है। ओरिजिनल कर्व पता चलते ही आपको वो कर्व ना सिर्फ ऊपर की तरफ लाइक पॉजिटिव साइड ही फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, नीचे ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मेरा ये कर्व है, क्या करूं सबसे पहले स्क्वायरिंग करूंगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि कैसा कर्व है, सर्कल, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। लेकिन ये सिर्फ कहां बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि नीचे तो बना नहीं सकते, रूट है, तो इसीलिए कि कैसा सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल। क्योंकि बच्चा एक्चुअली क्वेश्चन में रूट है, ये स्क्वायरिंग मैंने अपने आप से करी है कर्व पहचानने के लिए। क्वेश्चन में तो रूट है, रूट तो नीचे नहीं हो सकता ना, रूट तो कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी नीचे की तरफ नहीं बनेगा, वैल्यू ही नहीं आएगी कभी, इसीलिए जो कर्व है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। ठीक जा रही हूँ। अब ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं करे हैं, लेकिन ये बोर्ड में आ चुके हैं। 2 कर्व में आया, मैंने फिर बोला, लेकिन हाँ इस बार आपको 1 कर्व में दे सकते हैं। यहां तक की बात ठीक है। अब आता है भाई साइन कॉस का कर्व। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का कर्व क्या है, साइन एक्स का पता है ना, साइन 0 क्या होता है, 0। साइन मैक्सिमम कब होता है, 1 कब होता है, π/2 पर। फिर साइन 1 के बाद 0 हो जाता है कब, पाई पे। साइन -1 हो जाता है कब, 3π/2 पे। और साइन 0 हो जाता है कब, 2π पे। तो ये मेरा साइन एक्स का कर्व है, इस तरीके का होता है। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन 0 पे क्या होता है, 1 पे क्या होता है, मतलब 90 पे होता है 0, फिर आता है नीचे और ये दैट टाइप ऑफ होता है 0, 90 -1 होता है पाई पे, ये होता है 3π/2 और 2π पे वापस 1। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। इंडिविजुअल साइन एक्स और कॉस एक्स का 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन करके आंसर निकालने को। ये सिर्फ कर्व्स पहचानने के तरीके हैं, दे आर और वैरायटी ऑफ कर्व्स। अब ये 1 कर्व में जिस मर्जी तरीके का कर्व आ सकता है। एक्चुअली में अपने चैप्टर पे, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक तो सिर्फ कर्व पहचानते रहे, अभी तक तो इंटीग्रेशन एप्लीकेशन कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन देख के कर्व पहचानने की बात मैंने करी है कि क्या क्या वैरायटी ऑफ कर्व्स आ सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन क्या है, एरिया निकालना। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, एक्चुअली में हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन से क्या निकालना सीखते हैं, हम निकालना सीखते हैं एरिया। क्या निकालना सीखते हैं, एरिया। अब ये एरिया कौन सा होता है, एरिया बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया कौन सा एरिया, 2 कर्व या सिंगल कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया जो होता है, हम उसके बीच का एक बाउंडेड एरिया निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब एक और बात सीखो, सिंपल इंटीग्रेशन हम करते हैं कर्व A to B। अब इसमें ये A और B जो है ये मेरे बाउंड्स है, ठीक है। अब ये बाउंड्स बेसिकली होते हैं कि एक्स एक्सिस की लिमिटेशन, इन्हें लिमिटेशन भी बोलते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम कहां से कहां तक ट्रैवल कर रहे हैं ये बोलते हैं। अब इस बात को समझो, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स हूं, यानी कि अगर मैं dx की बात अगर कर रही हूँ, इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा y की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x। और जब हम dx करते हैं दैट मीन्स हम एरिया निकाल रहे हैं अंडर द कर्व above the x axis, above the x axis। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब कभी भी मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x करके मुझे उस कर्व के अंडर द कर्व का एरिया मिल रहा है एंड अबव द एक्स एक्सिस का एरिया मिल रहा है। ये लाइन मुझे प्रॉपर्ली लर्न होनी चाहिए। मैं एरिया कौन सा निकाल रही हूँ, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। सही जा रही है बिल्कुल, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एरिया अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के केस में मैं हूँ, अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अब इधर मेरा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4।
पहली बात देखो कौन है, पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, राकेश ओरिजिन वाला ही है तो राइट हैंडेड पैराबोला है। इसमें काम करते हैं ऐसे करेंगे, x इज इक्वल टू 1 ये है, x इज इक्वल टू 4 ये है, जरूरी नहीं है 4 है, वो इसको कर लेंगे। ये कर्व है मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 3x, कर्व क्लियर है। अब उसने मुझे बोला है मुझे इन तीनों कर्व का बाउंडेड एरिया निकालना है। बाउंडेड एरिया कौन सा है, बाउंडेड एरिया कौन सा है, इन तीनों के बीच का एरिया सारा। मुझे बोलना है फाइंड द एरिया बिटवीन दीस थ्री कर्व्स, मतलब इनके कर्व के बीच का जो एरिया आ रहा है मुझे वो एरिया निकालना है। इन तीनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला सारा एरिया आ रहा है। अब अगर वो बोलते हैं मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए तो सिर्फ ऊपर वाला लेते, अगर वो बोलते हैं सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए तो सिर्फ नीचे वाला लेते, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो सारा ले लेंगे। अब मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि मैम मुझे तो एरिया से अबव द एक्स एक्सिस निकालना आता है, ये तो बिलो द एक्स एक्सिस भी आ रहा है, लेकिन ये मेरा सिमेट्रिकल है। अगर आप देखो कि ये दोनों जो पोर्शन है दे बोथ आर सिमेट्रिकल पोर्शन, तो एक का निकाल के इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको लिखने का भी तरीका आपके लिए हो सकता है O A B C D E, आपने इन्हें नाम दे दिया। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, O A B C D E O, ये वाला आपका रिक्वायर्ड एरिया है, यही है। इसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो है। अब ये रिक्वायर्ड एरिया को मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस इनटू E B C D E। अब ये पैराबोला नहीं है तो पूरा कर्व करना पड़ेगा, सही जा रही हूँ। दैट मींस अगर मुझे ये वाला पूरा एरिया निकालना है तो ये वाला पूरा एरिया ट्वाइस है इस वाले एरिया के। क्यों, क्योंकि मुझे एरिया से किसका निकालना आता है, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। तो ऊपर वाला लिया, ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्रिकल था इसलिए ट्वाइस किया है, सिमेट्रिकल नहीं होता तो ट्वाइस नहीं करते। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब मुझे बताओ पहली बात तो लिमिटेशन क्या है, ये जो E B C A है इसकी लिमिटेशन क्या है, 1 से लेके 4, x कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, 1 से लेके 4 तक, यहां तक कोई दिक्कत। मुझे कौन से वाले कर्व को इंटीग्रेट करना है, मुझे ये वाला जो कर्व है इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करना है। और कर्व को इंटीग्रेट करके कौन सा एरिया मिलता है, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। तो एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, तो मुझे ये सारा एरिया मिल जाएगा। अब मुझे एक और बात, मुझे यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 3x वाला जो कर्व है इस कर्व को इंटीग्रेट करना है। मुझे कर्व को y की वैल्यू को इंटीग्रेट करना होता है, ये बात मैंने सिखाई है। अब यहाँ पर तो y स्क्वायर है, क्या y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, इससे y की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल बढ़िया। तो y की वैल्यू क्या होगी, √3x। अब मुझे इंटीग्रेट किसको करना है, इसको, समझ आ रही है। मुझे विद रिस्पेक्ट टू x का जो केस चल रहा है मुझे y की जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट करना है। अब वो y की जो वैल्यू आएगी वो निकाल के करेंगे। अब आगे का करने की जरूरत है, आगे तो कर सकते हैं, कंप्लीट तो करने की जरूरत नहीं, कर लोगे आगे इंटीग्रेट करके अपन आगे 2√3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले तो इंटीग्रेट किया x की पावर 3/2 2/3। अब ये चाहो तो आप ये भी बाहर ले सकते हो, 4√3/3 अंदर बचा x की पावर 3/2 1/4। क्या करेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को क्या लिखूं, दैट मींस इसे लिख देंगे 2 स्क्वायर की पावर 3/2, 1 की पावर तो कुछ भी हो गई 1 ही रहता है, तो हो जाएगा 4√3/3, 8 माइनस 1 7, 28/√3/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 कैसा कर्व है, सर्कल, सेंटर जिसका क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है बच्चा, उसका सेंटर ओरिजिन है। अब उसका सेंटर ओरिजिन है, दैट मींस ये वाला पॉइंट क्या है, मुझे पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। तो क्या मुझे पूरे का निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटू 4 कर दूं, यानी कि अगर मुझे पूरे का निकालना है 4 इंटू एरिया ऑफ
ओ ए बी ओ, इसका कर दूं। अब ओ ए बी ओ इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ। एक्स की लिमिटेशन क्या है, एक्स में कहां से कहां ट्रैवल हो रहा है, 0 से लेके 2 तक, और मुझे किसको इंटीग्रेट करना होता है, y की वैल्यू को। y की वैल्यू क्या आएगी, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है ना, मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, y की वैल्यू को। करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, ये वाला पूरा मिल जाएगा। इसका इंटू 4 करोगे तो पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। ज्यादा तो नहीं बोला ना मैंने, पक्का। अब इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, x बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a करके अपन लिमिट डेफिनेट है तो प्लस 3 आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाँ जी 3 होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको जो यहाँ पर यूज होगा वो सिर्फ यही यूज होता है। ऐसे 3 फॉर्मूलाज है 7.7 में, लेकिन एक साथ कट चुकी है 7.7, तो इंडिविजुअली 7.7 तो आपको आने नहीं वाली, ठीक है। यहाँ पर ये यूज होता है, यहाँ पर सब एक लॉ का यही फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि अगर आपका सर्कल आएगा तब भी यही बनेगा, अगर आपका सर्कल आएगा तब भी यही बनेगा, एलिप्स आएगा तब भी यही बनेगा। तो आपको जो यूज होता है वो सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होता है, ए वाई में इसके जो बाकी 2 कजन ब्रदर्स हैं वो यूज नहीं होते, ठीक जा रही हूँ। 2 कर्व वाले केस मतलब 1 कर्व वाला केस क्लियर है। अब ये सारा जो केस था ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस था, यानी कि जो भी मेरा कर्व बन रहा था वो किसके अलॉन्ग बन रहा था, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर मेरा जो कर्व है वो ही अलॉन्ग वाई एक्सिस बनता हो तो सिंपल है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं, मैं आपको बता दूं 90% केसेस हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही चलते हैं, सिर्फ एक लौते केस में हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई जाना पड़ता है। कब, जब मेरा जो कर्व है वो बने ही अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस पे। अब आप देख रहे हो अभी तक जितने भी कर्व किए सबका जो बेस है वो एक्स एक्सिस है, यानी कि सब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनते हैं। अगर सब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनते हैं तो वो मेरा कौन सा होता है, यही वाला केस होता है। मैंने बोला देयर इज अ लिमिटेशन, जब 90% जब मजबूरी हो कि भैया कर्व भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, एरिया भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, तब हम स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वाई में जाते हैं। यहाँ पर मैं हूँ अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई का केस है तो सारी बातें पहली बात तो उल्टी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, a टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई। अब ये जो ए बी बाउंड्स है ये किसकी लिमिटेशन होंगी, वाई की लिमिटेशंस देखनी पड़ेगी, ठीक जा रही है। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो किसकी लिमिटेशंस देखनी पड़ेगी, वाई की लिमिटेशंस देखनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, ए टू बी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब किसकी वैल्यू, एक्स की। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है तो किसकी निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। इस केस में एक्स की वैल्यू निकालते हैं और उसे इंटीग्रेट करते हैं, और इससे मुझे कौन सा एरिया मिलता है, एरिया अंडर द कर्व above the y axis। सही जा रही हूँ। अब मैंने फिर बोला हमें क्वेश्चन देख के नहीं पता चलता, हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी और वो कर्व देखना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड एरिया मुझे निकालना है वो किसके अलॉन्ग बनता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी से मैं बात करूँ, मेरा कर्व है y इज इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। रिक्वायर्ड एरिया से y इज इक्वल टू 3x कैसी है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। y इक्वल टू 1 इज दिस, y इक्वल टू 3 इज दिस। रिक्वायर्ड एरिया मतलब बीच रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, मतलब निकालना कौन सा है, दिस वन। अभी किसके अलॉन्ग बनता है, अब ये बेचारा एक्स के अलॉन्ग एक्स बन रहा, अब बन ही नहीं रहा तो कर ही नहीं सकते अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसीलिए मजबूरी है कि इसको किसके अलॉन्ग बनना पड़ेगा, वाई एक्सिस। तो वाई की लिमिटेशंस क्या है, बच्चा ये जो कर्व है ये कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग बनता है, ये कौन सी एक्सिस है मेरा बेबी, हाँ, तो ये कर्व कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग बनता है, तो y एक्सिस के अगर अलॉन्ग बन रहा है तो कौन से वाला तरीका होगा, ये वाला। अगर मेरा कर्व जो है कोई भी रीजन है अगर वो x एक्सिस के अलॉन्ग में बनता है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x का केस करते हैं। अगर वो दोनों के अलॉन्ग बनता है तो आपकी मर्जी x से करो या y से करो। अब जैसे अभी सर्कल वाला केस किया, अब सर्कल तो x के अलॉन्ग में भी बनता है y के अलॉन्ग में भी बनता है,
तो मैंने इसको x के अलोंग से किया। अगर कोई कर्व दोनों के अलोंग है तो वी आर रेफरिंग फॉर द x एक्सिस। अगर वो x के अलोंग में बनता है तो x एक्सिस। अब वो बनी जब y के अलोंग में बन रहा है तो मुझे किसके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में। तो y की लिमिटेशंस क्या है, 1 से 3। किसकी वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब इसको इंटीग्रेट करना है। आगे तो कर लेंगे, इंटीग्रेट करके आंसर देना। स्क्वायर यूनिट्स लिखना पीछे मत भूलना, टीचर नंबर काट लेना। बताओ जी, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर है। 1 हां बताइए जी बार y का इंटीग्रेशन माइनस स्क्वायर बाय द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर। कर्व क्लियर है। देखो कंसेप्शन वाइज में बात करूं तो तरीका समझो। मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका सिर्फ इतना है, मुझे क्वेश्चन दे के कर्व पहचानना। वैरायटी यही है, बदलता क्या जाएगा कर्व, रीजन बदलता जाएगा, लिमिट बदलती जाएगी। वन कर्व के केस में हूं मैं स्पेशली अभी, तो आपका क्या बदलता जाएगा, कर्व बदलता जाएगा। आपको कर्व पहचानना है, उसे ड्रॉ करना है, उसका रिक्वायर्ड एरिया देखना है कि आपको निकालना क्या है, बाउंडेड एरिया क्या है। उसके बाद आपको देखना है कि वो एरिया जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस बनता है या वाई एक्सिस बनता है। सही जा रही हूँ। अगर वो लॉन्ग एक्स एक्सिस, मैंने बोला 90% केसेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होता है, तो हम उसे लॉन्ग एक्स एक्सिस कर लेंगे और उसकी लिमिटेशन देख लेंगे, एक्स पे कहां से कहां जा रहे हैं, उसको को इंटीग्रेट करेंगे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के। और अगर वो लॉन्ग y एक्सिस है तो हम y के y की जो लिमिटेशंस है वो देखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, पक्का। Question number 1. Find the area bounded by the parabola and its latest rectum. ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, मेरा पैराबोला। पहली बात तो मुझे बताओ भाई कौन सा पैराबोला है, ये वाला है, ये है मेरा राइट हैंडेड पैराबोला। और इस राइट हैंडेड पैराबोला का फोकस कौन है, ए, यही है। अब मेरा बोल रहे हैं कि ये जो मेरा पैराबोला है, पैराबोला का ये फोकस है और ये फोकस का ये लेटस रेक्टम होता है। एक्चुअली जो फोकस से लाइन जाती है, इस लाइन को लेटस रेक्टम बोलते हैं। वो बोल रहे हैं पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच का एरिया निकालना। तो मतलब मुझे क्या करना है, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a और y की वैल्यू 2√ax। ठीक जा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 3, पहली बात तो कर्व कौन सा है, ट्रांसलेटेड पैराबोला। पैराबोला कैसे पता चला बेबी, x पे स्क्वायर और y लीनियर है, बताया मैंने। एक पे स्क्वायर है, दूसरा लीनियर है, तो मतलब ये पैराबोला है। अब ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ट्रांसलेटेड है, तो मतलब मुझे मालूम है x वाले में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका होता है, माइनस कॉमन x के कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट कौन है, 2 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये कर दिया मैंने, सही जा रही हूँ। अब इसमें आइडेंटिटी लगी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब ये इधर चला जाएगा। अब मुझे बता सकते हैं कौन सा पैराबोला है, अब ये भी इधर चला जाए, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1। नहीं है, बाहर ही रखते हैं माइनस, बच्चा x के साथ माइनस नहीं होता ना। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जाओगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता है ना, तो स्क्वायर वाली के साथ तो कभी होता नहीं है। तो अब इसको अगर आप ट्रांसलेटेड से करोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर -4ay माइनस के, सही जा रही हूँ। अगर आप कंपेयर करो तो भाई सेंटर क्या है इसका, मतलब वर्टेक्स क्या है, 1,1 से कैसा वाला पैराबोला है, डाउनवर्डेड पैराबोला है। ये बात क्लियर है ना। तो ये कौन सा पैराबोला होगा, यानी कि ये 1,1। अब 1,1 का है, ये समथिंग देयर। अब इधर 1,1 से ये पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड। मुझे कौन सा एरिया निकालने को बोल रहा है, अभी तक तो मैंने सिर्फ कर्व पहचानना है, कैसा कर्व है। स्केच द रीजन ऑफ द बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। मुझे किसका एरिया निकालना है, पैराबोला और ये एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। यानी कि पहले मुझे ये वाले 2 पॉइंट निकालने हैं,
और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक किसे इंटीग्रेट कर देना है, पैराबोला को। अब ये वाले 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, यानी कि जब x 0 है, हाँ सॉरी y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर y 0 है तो x की वैल्यू या तो 0, x की वैल्यू या तो 2, यानी कि एक ये तो सर्कल से मतलब ये ओरिजिन से जा रहा होगा, कहने का मतलब है ये जो पैराबोला है ये ऐसे ड्रॉ हो रहा होगा। ये मेरा 1,1 है बच्चे, ये y एक्सिस है ना, यहाँ पर y क्या है 0 है ना, तो मैंने यहीं पे तो किया, अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक इसका पॉइंट होगा 0,0 और एक पॉइंट क्या होगा 2,0, यही होंगे। तो यानी कि रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, x की लिमिट कहाँ है 0 से लेके 2 तक, और 0 से लेके 2 तक किसको इंटीग्रेट करना है, पैराबोला को। पैराबोला में भी y की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, यानी कि किसको करना है, अब रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब देखो 1-2 मार्कर में ये वेटेज रखता है। अब मेरी पर्सनली मानना है अगर उन्हें 2 मार्क का क्वेश्चन देना है, एक सिंपल पैराबोला ना देके वो एक ट्रांसलेटेड पैराबोला दे देंगे। 1 नंबर की वेटेज आपको स्टैंडर्ड पैराबोला पहचानने में निकालनी पड़ेगी और बाकी का रिक्वायर्ड एरिया निकाल के और आंसर देना है। बच्चा पॉइंट्स मैंने ऐसे देखे, मुझे किसके पॉइंट चाहिए, एक्स एक्सिस के पॉइंट चाहिए, मुझे लिमिट निकालने के लिए अलोंग एक्स एक्सिस है तो मुझे किसके पॉइंट चाहिए, बात नहीं, मुझे किसके पॉइंट चाहिए, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस पे जाऊंगी तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैंने अपने इस पैराबोला में y के कोऑर्डिनेट को क्या रख दिया और उससे मैंने x की वैल्यूज निकाल ली। इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, आंसर दे देंगे 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे अभी करके दिखाइए। ट्रांसलेटेड पैराबोला दिया है, y की टर्म को कलेक्ट करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाओ, बताओ कैसा वाला पैराबोला है, बिल्कुल सेम लाइंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। अभी कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है और सेंटर वर्टेक्स क्या है 1,1। सही जा रही हूँ, ठीक जा रही हूँ, क्योंकि बाहर माइनस चाहिए। कंपेयर करके अब मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कैसा ड्रॉ होगा, ये है समथिंग हेयर 1,1, यहाँ से बनाना है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। अब उसने मुझे बोला है और मुझे कौन सी किसके अलोंग बनाना है, y एक्सिस। अब देखो अकल भी लगाई है ना, अब कर्व किसके अलोंग बन रहा है, y एक्सिस, तो एरिया भी किसके अलोंग निकालना है, y एक्सिस। अब ये y एक्सिस पे है तो किसके इक्वल क्या 0 होगा, x को 0 रख के ये जो लिमिट्स है ये निकाल लेंगे। एक बारी x को 0 रखो तो क्या आएगा, बिल्कुल सेम लाइंस पर है जो वो दूसरे वाला क्वेश्चन किया हुआ है। अब लिमिट्स आंसर भी सेम होगा। अब जो लिमिट्स हो गई वो क्या हो गई, एक 0,0, एक हो गया 0,2। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है मेरा, 0 से लेके 2 तक इस पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, यानी कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y जो है उसे इंटीग्रेट करना है। करेंगे तो बिल्कुल सेम लाइंस पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर x माइनस 1। पैराबोला कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला है, 1,0 से राइट हैंडेड बनाएंगे। सही जा रही हूँ। तो अगर मैं इसकी रफ स्केच की बात करूं, अगर आपने ड्रॉ कर लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। मुझे बताओ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू और एक है x इज इक्वल टू और एक है y इक्वल टू 4a, यही है। अब इसमें मैंने देखा कि ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी नेगेटिव y एंड y डैश। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। मेरा जो वर्टेक्स है वो क्या है 1,0, समथिंग क्या होगा, ठीक जा रही हूँ। ये 1,0 से राइट हैंडेड है पैराबोला, ठीक है पक्का। x इज इक्वल टू 1 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि इसी वाले पॉइंट से पैरेलल टू y एक्सिस। सही जा रही हूँ। ये क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4a क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, समथिंग ऐसी जा रही होगी, ठीक जा रही हूँ। इन तीनों के बीच का बाउंडेड एरिया कौन सा है,
ये वाला जो एरिया है, ये ना तो एक्स ना तो ये तीनों के इनक्लोजेस नहीं आ रहा, तीनों लाइंस और पैराबोला के बीच में यही वाला तो एरिया है, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। अब मुझे बताओ ये अलोंग एक्स एक्सिस निकलेगा कि अलोंग वाई एक्सिस? ये y के अलोंग निकलेगा। अब y से यहां से लेके ये वाला पॉइंट क्या है? 0,4a। ठीक जा रही हूं? तो लिमिट क्या है? सबसे पहले 0,4a में किसको इंटीग्रेट करूं? 0 से लेके 4a। मैंने आपको बोला जो ऊपर कर्व होता है पहले उसको करते हैं। ऊपर लाइन है कि पैराबोला है? पहले पैराबोला है बच्चा। ये वाले देखो, ये वाले पैराबोला को 0 से लेके 4a, ये वाले पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो एरिया अंडर द कर्व अबव द y एक्सिस मिलेगा। ये सारा पहले पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे। पैराबोला में x की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। अब x की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट तो कर लोगे ना, x की वैल्यू निकालना आपके ऊपर छोड़ दूं। इसमें मैं 0 से लेके 4a तक पैराबोला को इंटीग्रेट करूंगी। क्या मुझे पूरा एरिया मिल रहा है? प्लस करना मिलेगा कि माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। किसे माइनस कर दूं? 0 से 4a, ये वाली जो लाइन है, यानी कि 1 को इंटीग्रेट करना। अब बताओ क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 6? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कैसा कर्व बनेगा? मॉड्यूलस। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, y माइनस 1 मॉड x प्लस 1। तो कहाँ से वी शेप्ड होगा ये? -1,1 से ये क्या बनेगा? वी शेप्ड। अब ये कहाँ होता है -1,1? -1,1 देयर समथिंग यहाँ पर। यहाँ से क्या बनाया है? ठीक जा रही हूँ? थोड़ा टेढ़ा बनाया बस, वैसे समझ आया ना? अब x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3 का है। ये है समथिंग x इज इक्वल टू -3, ये है समथिंग x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कौन है? ये x एक्सिस मतलब। तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है? ये ट्रायंगल के नीचे वाला। ठीक जा रही हूँ? तो सारा निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ से निकाले, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्या है? -3,0। ये वाला है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये आपको रहेगा -3,0। -1,0। ये -1,1 पॉइंट है ना मेरा बेबी? तो ये वाला पॉइंट क्या है? -1,0। सही जा रही हूँ? तो लिमिट कहाँ से कहाँ है? -3 से -1 और -1 से 3। -1 से 3 बेबी सीधा। x की लिमिटेशंस पर आएंगे ना। x कहाँ है? -3 से -1 और मैंने 0 अपने आप से मार्क नहीं किया। 0 पॉइंट होता है तो मार्क करते हैं। यहाँ पे कोई 0 पॉइंट नहीं है तो 0 मार्क क्यों करेंगे? अभी तक जो कर्व होते थे बेबी वो 0 से कहीं ना कहीं पास करते थे, तो इसलिए 0 लेते थे। अब मुझे बताओ -3 से -1 तक कौन सा कर्व है? -3 से -1 तक ये वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगी ना। ये वाला नेगेटिव साइड है मॉड्यूलस की, मतलब इसकी जगह क्या लेंगे? माइनस वाली। ये हो जाएगा 1 -x + 1। मॉड्यूलस है ना, नेगेटिव वाली वैल्यू होगी ना, ये नेगेटिव साइड जा रहा है जब मॉड नेगेटिव होगा। अब ये क्या रिक्वायर्ड एरिया सारा मिल रहा है? क्या मुझे रिक्वायर्ड एरिया सारा मिल रहा है? क्या करना पड़ेगा? प्लस करेंगे तो -1 से 3 तक ये वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। ये मॉड्यूलस की कौन सी साइड है? प्लस वाली साइड। तो यानी कि 1 + x + 1 को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि -3 से -1 तक -x को इंटीग्रेट करना है और -1 से 3 तक x + 2 को इंटीग्रेट करना है। तो प्रॉपर्टीज नहीं होगी? हाँ, एक तरीके से मॉड्यूलस है तो प्रॉपर्टीज ही। अब ये नेगेटिव साइड था तो माइनस कट गया, -x आया और ये x + 2 आ गया। इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक जा रही हूँ? अब बताइए, 1 कर्व के क्वेश्चन मैंने बोला एनसीईआरटी में जो थे मैंने बता दिए। कुछ जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ट्रांसलेटेड टाइप ऑफ लाइक मॉडुलस टाइप ऑफ जो एनसीईआरटी में नहीं थे वो मैंने बता दिए। लेकिन मैं आपसे फिर से एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगी बहुत ध्यान से।
हमने जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का कंसेप्ट है वो पूरा कर लिया कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यही है। मैंने वन कर्व को बहुत अच्छे से डिटेलिंग में करा दिया कि 1-2 मार्कर में आ जाए तो क्या करें। फिर से कहूंगी, वन कर्व तो सारा अच्छे से कर लीजिए, 2 कर्व के जो लेक्चर्स है, एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, 2 लेक्चर्स मैंने 45 मिनट्स के आपको अपडेट किए, उनमें से कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा टाइम था वो मैंने सब काट दिया, सिर्फ आप उनको ना तसल्ली से देखो, रिपीट करके देख लो, एक बारी देखो, 2 बारी देखो, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस करे हुए, लाइन से एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन किया हुआ है और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं। तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चन देखो, एक आधे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करे गए हैं उसके अंदर, तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 2 बारी देख लो ताकि आपको ये पता चले 2 कर्व भी आ जाए तो कैसे करेंगे। उसमें फुल फ्लेज 2 कर्व को डिस्कस किया गया है, पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। वो 1.5-2 घंटे के आपके जो लेक्चर्स है 45 मिनट्स में, उन सारे जो 2 कर्व के क्वेश्चंस हैं उनमें से आप 5 क्वेश्चंस कर लीजिए अच्छे से। मतलब ऐसा ना हो ना कि आप 2 कर्व में 0 हो, मैं चाहती हूँ आप 2 कर्व के पूरा अच्छे से मत प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके 5-10 क्वेश्चंस आप कर लो। इवन जो सिर्फ क्लास में क्वेश्चन करे गए हैं उन्हीं को ही देख के 1-2 बारी अपना प्रैक्टिस कर लो। और वही सारे मैंने बोला वैसे कम चांसेस है 2 कर्व, लेकिन अगर 2 कर्व आ भी जाए तो वो जो मैंने क्लास में डिस्कस करे उन्हीं में से कोई आने के चांसेस हैं, तो आपका 2 कर्व भी हो जाएगा और 1 कर्व तो अच्छे से हमने कर ही लिया है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स खत्म हो गया है। अब आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक है,